नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों के किसान चने की खेती करते हैं, क्योंकि चने की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वे चने की उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर बुआई कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर से। जैसा किसान भाई हम देख रहे हैं कि रबी में जो प्रमुख दलहनी फसल है वो चना है, और चने का अधिक उत्पादन के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले किसान भाई ध्यान रखें कि उचित भूमि का चुनाव करें, क्योंकि चने में हम देखते हैं कि जितनी मिट्टी भारी हो मध्यम उसमें अच्छे होते हैं, और जो हल्की मिट्टियां होती हैं उसमें कम होती हैं, क्योंकि उसमें जड़ का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम ध्यान रखें किसान भाई, उचित जल निकास वाली बुलई दोमट मिट्टी है उसका चुनाव करें। रेतीली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। भूमि के चुनाव के साथ तैयारी की बात आती है तो सबसे पहले हम देख किसान भाई कि जो भी आपने खरीफ की फसलों की कटाई कर ली है और उसमें चने की फसल लगाना है, तो या तो जिन क्षेत्रों में जो देरी से बारिश हुई है तो वहाँ नमी पर्याप्त है, वहाँ पर खरीफ की फसल काटने के बाद और ज़मीन की तैयारी करके आप चने की फसल लगाएं। या जिन क्षेत्रों में जैसे बाजरा या अन्य फसलें आपने काट ली हैं और देरी से जो बारिश है वो नहीं हुई है, तो वहाँ पर नमी की कमी की दशा में आपको पलेवा करना पड़ेगा, या प्री सिंचाई जिसे कहते हैं, बुवाई से पहले की सिंचाई है वो करके आप खेत में नमी की उचित मात्रा बनाएं। और उसमें हम देखें कि खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर लें। खेत समतल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि पानी लगाते हैं आप सिंचाई करते हैं या बारिश हो जाती है सर्दियों कभी कभी, तो खेत जब समतल नहीं होते हैं तो निचले स्थानों पर ज़्यादा पानी भर जाता है और फसल हमारी नुकसान होती है। इसलिए समतल खेत हों जिनमें जल निकास का उचित प्रबंध होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दलहनी फसल होने के नाते इसमें जल भराव किसी भी दशा में सहनीय नहीं है। उर्वरक की बात करें तो मुख्यतः इसमें आधारी तौर पर ही उपयोग किए जाते हैं। 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। इसको बुवाई के समय सीड ड्रिल में या तो फर्डी सीड ड्रिल का उपयोग करें किसान भाई, या पहले जो सीड ड्रिल केवल सिंगल वाली होती हैं उससे हम अच्छी तरह से मिला दें खाद, और उसके बाद बीज का उपयोग करें। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बेहद जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप चना की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसी के साथ हम देखें कि प्रजातियों की बात आती है बुवाई के लिए, तो उचित प्रजातियों का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उन्नतशील प्रजातियां उगाएंगे तो हमें निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। उन्नतशील प्रजातियों में हम ध्यान देखें कि जो उन्नतशील प्रजातियां हैं तो इसमें 2 तरह की प्रजातियां होती हैं, एक तो काबुली चना होता है और दूसरा सामान्य चना है जिसे देसी चना भी किसान भाई कहते हैं। उसकी देसी चने के लिए जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं JG 11, JG 130 और JG 06, ये उन्नतशील प्रजातियों में JG 16 जो प्रजाति है वो अच्छी है, और इसके साथ साथ में JG 322 और JG 315 जो प्रजाति है इसके लिए ठीक मानी जाती हैं। उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उनमें राजमाता विजयराजे सिंधिया जो विश्वविद्यालय उससे निकली हुई हैं, उनमें RBG 201, RBG 202 और RBG 203 प्रजातियाँ हैं। आप इनका बीज लेके भी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। काबुली चने की बात करें तो काबुली में JG K1, JG K2 और JG K3 जो प्रजातियाँ है या काक 2 प्रजातियाँ हैं, ये अच्छे उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में मानी जाती हैं और हम इनका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, चना की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए चना की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करना है, आइए जानते हैं। बीज प्रमाणित होना चाहिए और उसको बोने से पहले बीजोपचार अवश्य रूप से करें, क्योंकि विभिन्न जो बीमारियां हैं वो बीज के द्वारा ही होती हैं, तो इसके लिए बीजोपचार भी विशेष जरूरी है। बीजोपचार में किसान भाई ध्यान देखें कि चने में जो बीजोपचार है वो कार्बनडाइजिम जो दवा है उसको 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज पे अच्छी तरह से मिलाएं, और उसके बाद में हमें राइजोबियम कल्चर और प्लस PSB कल्चर दोनों की हम देखते हैं कि 200 ग्राम मात्रा प्रति 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से रहती है। इसको अच्छी तरह से छिड़क करके बीज की प्रत्येक सतह पर ये लग जाना चाहिए, मिला करके और बीज को बुवाई के लिए तैयार मानते हैं और इस तरह से छाया में रखें। बीजोपचार करने के बाद बीज को धूप से बचाकर रखना है। बीज को हम कहते हैं कि 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई उपयोग करें, सीड ड्रिल के द्वारा इसकी बुवाई करें।
अब इसके बाद बुवाई की बात करती है तो हम लाइनों में किसान भाई बात करते हैं कि जब हम बुवाई करते हैं तो फर्टिसाइड ड्रिल का ही उपयोग करते हैं। उपचारित बीज को बोने के लिए हम देखें कि लाइन से लाइन की दूरी इसमें 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखते हैं। आप इसकी बुवाई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बात ये आती है कि इसमें या तो हम फ्लूक्लोरीन जो दवा आती है उसका उपयोग करते थे, परंतु हम देखते हैं कि सबसे अच्छे परिणाम के लिए इसमें अब आधुनिक तौर पर पेंडीमेथनिन ही अच्छी कारगर हो रही है। 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 700 से 800 लीटर पानी में घोलें और चने की बुवाई करने के बाद 48 घंटे के अंदर इसका स्प्रे कर दें। लगभग 50 दिन तक इसमें कोई खरपतवार नहीं होते हैं। यदि खरपतवार किसी वजह से उगते हैं तो आप एक निराई गुड़ाई से इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से नियंत्रण करके हम इसको खरपतवारों से ही फसल को मुक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज की खेती खरीफ व रबी दोनों ही मौसम में की जाती है और जिन किसानों ने रबी मौसम में इसकी खेती करने के लिए नर्सरी डाली है उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई है। तो प्याज की तैयार स्वस्थ पौध की खेत में रोपाई कैसे करें, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। किसान भाइयों, रबी प्याज की खेत की तैयारी करना का समय आ गया है। खेत तैयार करें और उसके बाद तैयार नर्सरी की रोपाई भी करना होगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि रबी में मुख्य रूप से एग्रीफाउंड डार्क, लाइट रेड और एग्रीफाउंड वाइट किस्म जो है, इसके अलावा अर्का कीर्तिमान, साथ ही साथ पूसा रेड एंड पूना रेड, अर्का लालिमा, कुछ ऐसी किस्में हैं जो उन्नत किस्में हैं प्याज की, जिनके से हम अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। और रबी में इनकी पैदावार लगभग 300 कुंटल से लेके 325-350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ली जा सकती है प्याज की। किसान भाइयों, अभी आपने रबी प्याज का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि के चयन, खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी है कि खेत की अच्छी तैयारी करें, खेत का चयन करें। दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी प्याज के खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसमें उत्तम जल निकास रहता है। और यदि मान लीजिए किसी किसान भाई के बाद गहरी काली मिट्टी है, उस खेत में कंपोस्ट खाद या गोबर की पकी हुई खाद का इस्तेमाल करके भी लगा सकता है। तो खेत की तैयारी के लिए एक कम से कम 2 या 3 बार बखर चलाना पड़ेगा। क्रास में चलाएं, खेत को भुरभुरा बनाएं। एक बार बखर चलाने के बाद दोबारा, चूँकि घास खेतों में बड़ी हो गई होगी, खेत की तैयारी करने के बाद पाटा लगाएं। किसान भाइयों, रोप लगाने का के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिस ज़मीन में हम खेत तैयारी किए हैं उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या नाडेप्टा की खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसकी मात्रा 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेके 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। इसके बाद इसमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का जो मात्रा होगी प्रति हेक्टेयर के हो गए 125 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो स्फुर माने फास्फोरस तथा 125 किलो के लगभग पोटास तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसका म्यूरेट ऑफ पोटास और फास्फोरस, इसके साथ ही यूरिया की मात्रा लगभग 1 कुंटल मिला के बिखेर के लगा सकते हो। खेत की तैयारी करें। फिर जब 25 दिन बाद अपन करेंगे तो उसमें हमें फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना पड़ेगा। जो हमने आधी मात्रा बचा रखी है, यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करके देंगे और सिंचाई करके देंगे, ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, प्याज की स्वस्थ पौध का उपचार कर वैज्ञानिक तकनीक से पौधरोपण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जो नर्सरी जो लगा रखी होगी आपने, तो उनका रोपने का जो टाइम है ये आपका अक्टूबर महीने से लेके दिसंबर महीने तक रोप सब कर सकते हैं। लगभग 35-40 दिन तक की रोप प्याज की
लगाने लायक अच्छी तरह से हो जाती है यदि उसको सही ढंग से नर्सरी तैयार कर ली जाए। रोप उखाड़ने के बाद उसकी कुछ जड़ें टूटती हैं जिनमें फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक बात है। तो रोप उखाड़ने के बाद उसकी सफाई करके, मिट्टी सफाई करके और उस रोप को कार्बेंडाजिम 50 WP के घोल में, जो 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल तैयार करके उसमें 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक डुबो के उसके बाद खेत में रोपाई करना है। और ऐसा करने से फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव रोप में नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से फफूंद जनित बाद में लगने वाले रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है और हमारी फसल खराब होने से बच जाती है। और उसके बाद क्यारी बना के रोप लगाना है। रोप जो लगाना है 6 इंच कतार से कतार की दूरी होना चाहिए, माने 15 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच माने 10 सेंटीमीटर करीब रखना पड़ेगा। ऐसा करके हम यदि रोप लगाते हैं तो प्रति पौधे से के बीच की जो दूरी है वो आदर्श होगी और ऐसी दूरी रखने पर प्याज के कंदों में बढ़वार अच्छी होती है और औसत पैदावार अधिकतम मिलती है। किसान भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा प्याज की उचित बढ़वार के लिए खरपतवार नियंत्रण करते हुए फसल की सिंचाई कैसे करना है, आइए जानते हैं। रोप लगाने के बाद करीब जब 20 से 25 दिन हो जाएं, उसके बाद कुछ न कुछ खरपतवार खेत में उग आते हैं, तो उनको निराई गुड़ाई करके खरपतवार मुक्त खेत करना चाहिए। और उसके बाद ऐसा करके हम खरपतवारों का, उगे हुए खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। पानी उतने देना है फसल में जितना कि मिट्टी अवशोषित कर ले, भरा हुआ पानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके प्याज की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रादुर्भाव तेज़ी से होगा। किसान भाइयों, पूरी व्यवस्था के साथ आप प्याज की फसल लगाएं ताकि रोग मुक्त रहे, कीट मुक्त रहे, खरपतवार से मुक्त खेत रहे और आपकी प्याज की फसल से आप अधिकतम पैदावार ले सकें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में आम की बागवानी सभी क्षेत्रों में की जाती है और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगाए हैं वह खरपतवारों का नियंत्रण कर उर्वरकों का प्रयोग करते हुए कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी, जिला भोपाल के डॉक्टर MS परिहार। सम्मानीय कृषक बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आम की सिंचाई। वैसे तो इस बार बरसात काफ़ी तेज हुई है और बड़ी इनरेगुलर बरसात हुई है, पर फिर भी चूँकि अब एकदम पानी खुला हुआ है तो अभी जैसे ही आप थाला बनाएं, थाला बना के खाद डालें, खाद डाल के सिंचाई निश्चित रूप से करना चाहिए। नमी बनी रहना चाहिए और ख़ास तौर से मतलब जो है दरारें, आम के तने के चारों तरफ दरारें नहीं फटना चाहिए। तो मतलब सिंचाई की समुचित व्यवस्था, ख़ास तौर से जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ आप 8-10 दिन के अंतर से, जहाँ गहरी काली मिट्टी है वहाँ 15-20 दिन के अंतर से इस तरीके से करें। अब आती है मुख्य बात ये कि आम जब इतना महत्वपूर्ण फल देता है तो उसको पोषक तत्वों की भी मतलब समुचित आवश्यकता होती है। आपको सड़ी हुई गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट करीब करीब एक पौधे में 25 से 30 किलो सड़ी हुई खाद, यूरिया, सुपर फास्फेट और आपका सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पोटास, इस तरीके की चीज़ों का आपको जो है मिश्रण बना के, अगर आप चाहें तो हड्डी का चूरा, नीम की खली भी आप जो है वो गोबर के साथ सड़ा के उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है लिक्विड मैन्योरिंग अगर आप करेंगे और थाला बना के समय से पानी देंगे तो भरपूर बोर आएगा और बोर आने के साथ वो झड़ेगा नहीं। अगर आपने पानी और खाद भरपूर उसको दिया है तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि झड़ने वाली कोई प्रक्रिया उसमें नहीं होगी और आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन उस पर मिलेगा। एंथ्रेक्नोज फफूंदी जनित यह रोग उपयुक्त वातावरण जैसे अधिक नमी एवं वर्षा की स्थिति में तेजी से फैलता है।
नई पत्तियों पर दाग पड़ना, फलों का मुरझाना, फलों का सड़ना आदि इस रोग के लक्षण हैं। इस बीमारी की रोकथाम हेतु 0.1% बेविस्टीन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% 3 ग्राम दवा प्रति 1 लीटर पानी का छिड़काव करते हैं। प्रभावित टहनियाँ एवं पत्तियों को काटकर जला देते हैं। आम में मतलब जो है वो 1-2 रोग बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। एक तो मतलब जो है वो एंथ्रेक्नोज है, पाउडर मिल्लू है, सफ़ेद पाउडर है, इस तरीके के आपके जो है वो ब्लैक स्कर्ब है, इस तरीके के रोग भी मतलब जो है वो आम के ऊपर देखे गए हैं। तो ख़ास तौर से एक फंजीसाइड मतलब एक फफूंदनाशक दवा और एक जो है वो आपका जो है वो कहना चाहिए कीटनाशक दवा, दोनों को मिला के जैसे कोई भी एक मोनोक्रोटोफास है या आपका जो है वो रोगार है या और भी जो दूसरी कीटनाशी दवा हैं उनके साथ में कार्बनडाइजिन और मैनकोजेब को मिला के आप अगर छिड़काव करेंगे तो उसमें रोग और बीमारी दोनों चीज के लिए। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। और आम का जो कीट है मुख्य रूप से लाल चीटा, इसमें काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाता है और मतलब जो है वो थक्के के थक्के इस तरीके से पत्तों को इकट्ठा करके और बड़े बड़े मतलब जो है वो कहना चाहिए जाले बना देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध होती है और ख़ास तौर से बौर आने की जो अवस्था है उसमें काफ़ी नुकसान मतलब जो है वो पाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बनडाइजिन मैनकोजेब का पाउडर या सबसे देसी दवा है नीलथोता चूना और पानी, उसको एकत्र करके और मतलब जो है 5-5-50 का नीलथोता चूना और पानी को मिला के मिश्रण बना के और उसको छान के उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और अभी बरसात चूँकि ख़त्म हो रही है तो बरसात ख़त्म होते ही उसकी पुताई तने पे कर दें, जिससे कि जो ख़ास तौर से लाल चीटा है वो पौधे पे चढ़ नहीं पाएगा और मतलब जो है वो कहना चाहिए कि उसके झुक्के नहीं बना पाएगा, जिससे कि मतलब जो है बड़े बड़े मतलब जो है वो अपना घर बना लेता है और उससे नुकसान होता है वो बच जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव नगरिया, जिला टीकमगढ़ के किसान सत्येंद्र यादव ने। आप भैंस के मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सत्येंद्र यादव जी इस बारे में जानकारी के लिए देखें कार्यक्रम की ये पेशकश। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।